पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल के हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। ईरान को डर सता रहा है कि सीरिया में मौजूद उसके ठिकानों पर इजरायल कभी भी धावा बोल सकता है, क्योंकि इजरायल की सेना सीरिया में ईरान के ठिकानों को कई बार धूल में मिला चुकी है। इसी साल फरवरी के पहले हफ्ते में इजरायल की वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक इलाके में मिसाइलें बरसाई थी। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए थे। इजरायल का आरोप है कि ईरान सीरिया के रास्ते इस आतंकी संगठन को लेबनान में हथियारों की सप्लाई करता है, जिसके आतंकी उसके देश पर हर वक्त हमले की फिराक में रहते हैं। इसी वजह से वो सीरिया में ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल के लगातार हमलों की वजह से ईरान डर गया है, इसीलिए उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइलों को ढेर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। यानी अगर इजरायल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर ईरान भी उस पर जवाबी हमला कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग छिड़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल ईरान पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए उसे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश ही क्यों न करनी पड़े। मतलब ये कि इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और 2 हफ्ते पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया था कि ईरान जैसे देशों की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उन पर हमला किया जाएगा। इजरायल का मानना है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है युद्ध। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर जितनी जल्दी हो सके हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो उसका टेस्ट इजरायल पर ही कर सकता है। इसी वजह से इजरायल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी में है। हालांकि यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला करना गलत होगा, लेकिन इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से सीबीआई ने पूछताछ की। ये पूछताछ दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई, जिसमें लालू यादव से करीब 5 घंटे की पूछताछ हुई और रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े उनसे कई सवाल पूछे गए। मीसा भारती के आवास में, जो लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी है, यहाँ पर टीम पहुंची थी सीबीआई। एक दिन पहले पटना में इसी केस में सीबीआई ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच तालिबान ने तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा अपने पूर्व पतियों के साथ रहने का फरमान सुना दिया। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के जुल्मों से राहत पाने के लिए उनसे तलाक ले लिया था, मगर तालिबान के राज में महिलाओं को अपने पति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब या तो वो नशे के आदी हों या फिर देश छोड़कर जा चुके हों। लेकिन तालिबान अब उन तलाकों को रद्द कर रहे हैं और महिलाओं को जबरन उनके उन पूर्व पतियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पूर्व पतियों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो अपना ठिकाना बदल लिया है और वो छिप गई हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के तलाक के केस लड़ने वाले वकीलों के काम पर भी तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते वक्त तालिबान ने खुद के बदलने की बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनके नए फैसले से उनका असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। इधर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के समर्थन से बनी संगमा सरकार में कुल 12 मंत्री बनाए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन अपने परमाणु बमों की संख्या में इजाफा करे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन ने अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा ली तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुटा है, जिसमें पुतिन उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। यानी पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी प्लानिंग की है, जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। दावा है कि ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर चांगबियाओ नाम के द्वीप पर बड़ी संख्या में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां चीन का परमाणु रिएक्टर है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू करने की तैयारी में है, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा लेगा
और ऐसा होने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा, जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। यानी चीन का यह प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इसकी बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर चीन पिछले कई महीनों से कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि अगर चीन ने हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। यह मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीन के जासूसी गुब्बारों वाली घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका से काफी कम परमाणु हथियार हैं। इसी वजह से उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर परमाणु ताकत बढ़ाने का प्लान तैयार किया। हाल ही में पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु संधि भी तोड़ चुके हैं। उस संधि के तहत यह तय हुआ था कि अमेरिका और रूस अब अपने परमाणु बमों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अमेरिका को चिंता इस बात की भी है कि चीन के साथ साथ रूस भी अपने एटम बमों की संख्या न बढ़ा ले। इधर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन को चिट्ठी लिखी, जिसमें सुकेश ने जैकलीन को होली की बधाई दी और जैकलीन को सबसे खूबसूरत इंसान बताते हुए उनके लिए प्यार भरा संदेश लिखा। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए जैकलीन से वादा किया कि उनकी जिंदगी के जो रंग फीके पड़ गए हैं उन्हें वो 100 गुना बढ़ाकर वापस लाएंगे। सुकेश ने आगे लिखा कि वो जैकलीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले सुकेश ने वैलेंटाइंस डे पर भी जैकलीन को बधाई दी थी। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत में छिड़ी खूनी जंग आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शहर में घुसी रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ ज़ेलेंस्की की फौज की आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है और रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी वक्त बखमुत पर कब्जा जमा सकता है, क्योंकि शहर में यूक्रेन के सैनिक बहुत थोड़ी संख्या में बचे हैं। रूस के मुताबिक उसकी सेना और वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर लिया है और उन्होंने शहर से निकलने वाले रास्तों को रोक दिया है। लेकिन यूक्रेन के जवान भी बखमुत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हुंकार भर दी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत हाथ से निकलने नहीं देंगे। Якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку? बखमुत को बचाए रखना यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से एक रोज पहले ज़ेलेंस्की ने सेना प्रमुख को ही फटकार लगा दी और उनसे कह दिया कि खराब रणनीति की वजह से ही यूक्रेन की सेना बखमुत में हार की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने बखमुत में फंसे अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां लड़ रहे जवानों तक जल्द मदद पहुंचाने का वादा किया, ताकि बखमुत में यूक्रेन की सेना के बचे हुए जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की दोहरी मार के आगे घुटने न टेक दें। और ज़ेलेंस्की इस तरह गरजे तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी खौफ में आ गए, जो ये दावा कर रहे हैं कि बखमुत में किसी भी वक्त जीत मिलने वाली है। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनके लड़ाकों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें रूसी सेना के बड़े अधिकारी हथियार तक नहीं दे रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके ही आगे बढ़कर यूक्रेन के सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन के इस बयान से साफ है कि बखमुत की खूनी लड़ाई में किसी की जीत अभी पक्की नहीं है और वक्त बीतने के साथ वहां यूक्रेन और रूस में किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। मतलब ये कि अगर यूक्रेन के जवानों को तेजी से मदद मिली तो वो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बखमुत जीतने के सपने को चूर चूर कर सकते हैं, जो कि पुतिन हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी सेना यूक्रेन के इस अहम शहर को जीतने के लिए 6 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही है। बखमुत की लड़ाई में रूस की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बड़ी संख्या में वहां वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन रूस कभी भी बखमुत की लड़ाई से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है कि बखमुत ही पूरे डॉनबास पर कब्जे का दरवाजा है, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक का 90% का उत्पादन भी होता है। और बखमुत पर कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ी चोट पहुंचेगी। इसी वजह से रूस हर हाल में इस शहर पर अधिकार जमाना चाहता है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ही बखमुत यूक्रेन से छिन जाएगा और इस बात की आशंका अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक बयान के बाद बढ़ गई। पेंटागन ने बखमुत की जंग पर ऐसा बयान दिया मानो वो ज़ेलेंस्की के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। पेंटागन के मुताबिक अगर यूक्रेन बखमुत हार भी गया तो उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बखमुत की हार का मतलब रूस से यूक्रेन हारना नहीं है। अमेरिका की तरफ से आए इसी बयान के बाद ये कयास लगने लगे कि बखमुत में यूक्रेन की हार तय है और इसीलिए जंग में उसके साथ खड़ा अमेरिका पहले से ही ऐसा माहौल बना रहा है कि ये रूस की कोई बड़ी जीत नहीं होगी। इधर